वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ और बीओ के लिए या पीसीएस के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो जीएस का सेगमेंट है उसकी हम यहाँ बात करेंगे। और मैंने जब पोल किया था तो कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि सर हम जो है ये चाहते हैं कि कृषि का लेटेस्ट डेटा या इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड का जो लेटेस्ट डेटा है उसके लिए आप वीडियो बनाइए। तो उसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं ये बना रहा हूँ। ये जो वीडियो होगा ये बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टॉप 50 क्वेश्चंस इसमें होंगे जिसे हम 2 क्लासेस में कवर करेंगे। तो ये रिवीजन के लिए बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, ये बाइलिंगुअल रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, विच इज़ द स्टेट इन सेकंड लार्जेस्ट कोकोआ बीन्स प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया एज पर द लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा 2023। यानी 2023 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछ रहा है सेकंड। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोको बीन्स, यानी दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है कोको बीन्स का, ये हमें यहाँ पर आंसर करना है। और अगर हम इसका आंसर करेंगे साथियों तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, सेकंड पूछ रहा है तो सेकंड है केरला। अगर पहले की हम बात करेंगे तो पहले पे आता है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे आता है केरला और तीसरे पे आता है कर्नाटक। ठीक है, तो टॉप 3 हमने देख लिए। फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश, सेकंड पे केरला और थर्ड पे कर्नाटक। तो कोको बीन्स में अगर हम देखेंगे तो जो मेनली प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी देख सकते हो। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया एज पर द लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा। यानी अगर हम देखेंगे तो कॉटन के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। कॉटन यानी कपास। ऑप्शन है एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। तो मैं आपको लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर करूंगा तो कपास के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट है गुजरात। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे आता है तेलंगाना। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कपास के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट है आज के टाइम पे गुजरात। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्राउंड नट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी मूंगफली के उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश, ये पूछ रहा है मूंगफली के प्रोडक्शन में। यहाँ पर हिंदी में भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है थर्ड लार्जेस्ट, यानी तीसरा सबसे बड़ा। ऑप्शन है इंडिया, चाइना, नाइजीरिया और नन ऑफ द अबव। तो हमें इसमें आंसर करना है थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा। तो देखिए तीसरा सबसे बड़ा है नाइजीरिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। पहले नंबर पे देखोगे आप तो पहले नंबर पे आएगा चाइना, दूसरे नंबर पे आएगा इंडिया और तीसरे नंबर पे आएगा नाइजीरिया। तो थर्ड पूछ रहा है यहाँ पे, तो थर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, एक तरफ दी हुई है फसल और दूसरी तरफ आपसे पूछ रहा है इनके टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं। हॉर्टिकल्चर में यूपी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये पूछ रहा है सिलेक्ट इनकरेक्ट, यानी 3 इनमें सही है, 1 गलत है। हॉर्टिकल्चर में यूपी है और सोरगम में है महाराष्ट्र, जूट और मेस्ता में है राजस्थान और लीची में दे रहा है बिहार। आपको बताना इनमें से कौन सा गलत है। यहाँ पे हिंदी में भी है। बागवानी में उत्तर प्रदेश, ज्वार में महाराष्ट्र, जूट एवं मेस्ता में राजस्थान और लीची में दे रहा है बिहार। हमें इसमें से गलत ढूंढना है। तो गलत आप अगर इसमें देखोगे तो गलत आपको मिलेगा ऑप्शन सी। जूट और मेस्ता में राजस्थान नहीं है। भारत में 90% जो जूट होती है उसका प्रोडक्शन करता है वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट एज पर द लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा। यानी इनमें से कौन कौन से ऐसे फ्रूट हैं जिनमें इंडिया नंबर 1 पर आता है। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं। किन फलों के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। ऑप्शन पपीता, अनानास, आम और अमरूद। आपको मैं बताना है कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसमें इंडिया नंबर 1 पे है इनके प्रोडक्शन में।
ये आपको आंसर करना है। और अगर हम इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो है तीसरा, यानी हम जो है पपीता में भी नंबर 1 पर है, मैंगो में भी नंबर 1 पर है और गुआवा में भी नंबर 1 पर है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी भारत पपीता में नंबर 1 है, ठीक है, आम में भी नंबर 1 है और अमरूद में भी नंबर 1 है। लेकिन अगर हम पाइनएप्पल की बात करेंगे तो पाइनएप्पल में भारत नंबर 1 नहीं है, बल्कि पाइनएप्पल में जो नंबर 1 कंट्री है वो है कोस्टा रिका, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोस्टा रिका, अगर पाइनएप्पल का पूछता है तो, लेकिन इंडिया का पूछ रहा है तो यही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द बजट एलोकेटेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड FW हैज़ बीन इंक्रीज टू, यानी जो हमारा कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके लिए बजट आवंटन कितना किया गया है 2022-23 के लिए। सीधा सीधा डेटा है, आपको आंसर सीधा सीधा देखना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1,24,000 करोड़ रुपया दिया गया है। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये, फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 308.65 मिलियन टन्स इन जनवरी 2022 टू द दिसंबर 2022, यानी कितना जो है बढ़ गया है हमारा फूड का प्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका हम आंसर करेंगे तो अभी जो है ये बढ़कर हो गया है 315.72 मिलियन टन्स, यानी स्टार्टिंग जनवरी में था 308 और अब दिसंबर 2022 तक जो है ये था 315, ठीक है। ये लेटेस्ट डेटा है, याद रखना, ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग है। आगे है द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स एट ऑफ द फॉलोइंग, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड एट डैश ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हिंदी में भी देख लीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत का निर्धारित किया गया है 2 गुना, 1.5 गुना, मतलब जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य है उतना ही, या फिर 3 गुना। तो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1.5 गुना। ध्यान रखना, जो मैक्सिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो प्रोडक्शन कॉस्ट का, उत्पादन लागत का 1.5 गुना होता है, ठीक है। यानी अगर आपने मान लीजिए अगर आपने किसी चीज़ को 1 रुपये में जो है लगाया है, मतलब उसको उत्पादन करने में 1 रुपया खर्च हुआ है, तो MSP आपको मिलेगा उसका 1.5 रुपया, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। विच फैक्टर इज कंसीडर्ड टू डिटरमाइन MSP फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। इसको हिंदी में भी देखेंगे, किसी विशेष वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन ए, कॉस्ट ट्रेंड यानी मूल्य रुझान, ऑप्शन बी, उत्पादन लागत पर 50% लाभ सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग 50% मार्जिन ऑन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम जब MSP निकालेंगे तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो याद रखना, MSP जब निकाला जाता है तो इन सभी को ध्यान में रखा जाता है, यानी हम उत्पादन लागत भी ध्यान में रखेंगे, मूल्य रुझान भी ध्यान में रखेंगे, और 50% जो लाभ है इसको भी ध्यान में रखेंगे। तभी तो मैंने कहा 1.5 गुना आपको लाभ मिलेगा, यही तो अभी तो हमने ऊपर देखा MSP पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ऑप्शन ए देखिए, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रिफर टू अ लोन टेकन फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, कॉमा रीजनल रूरल बैंक्स, कॉमा इंश्योरेंस कंपनी, एम्प्लॉयर्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन बी है, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रिफर्स टू लोन टेकन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, एग्रीकल्चरल मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली और प्रोफेशनल मनी लेंडर्स। ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। इसको हिंदी में भी देखेंगे हम लोग। संस्थागत ऋण का तात्पर्य वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, बीमा कंपनियों, नियोक्ताओं और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण से है। यहाँ पर बात कर रहा है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की। और गैर संस्थागत ऋण का तात्पर्य क्या है, जो जमींदारों से लिए जाते हैं,
साहूकारों से लिए जाते हैं, मित्रों से लिए जाते हैं, परिवार से लिए जाते हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में तो अगर हम इनकरेक्ट की बात करें, देखो यहाँ पर जो दे रहा है ना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ये बिल्कुल सही है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वो होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन से लिए जाते हैं, जैसे बैंक। बैंक अपने आप में क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। अब वो चाहे रूरल बैंक हो या अर्बन बैंक हो, इससे फर्क क्या पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी अपने आप में क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लेंगे तो वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होगा। और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, ये कोई इंस्टीट्यूशन थोड़ी हैं, तो ये है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। जब आप इनसे उधार लेते हो तो इसे कहा जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। यानी इसमें से बोथ ऑफ द अबव, यानी दोनों ही करेक्ट हैं, एक भी गलत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो। आ गया क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए क्या है पहला स्टेटमेंट, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स आर यूज्ड फॉर प्री हार्वेस्ट एक्टिविटीज सच एज वेडिंग सॉर्टिंग वेडिंग नहीं, वीडिंग, सॉर्टिंग, हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। ऑप्शन बी है लॉन्ग टर्म लोन्स आर टेकन टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, मशीनरी एंड इक्विपमेंट और इरिगेशन। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं। अल्प अवधि फसल ऋण का उपयोग फसल उगाए जाने से पूर्व की गतिविधि जैसे नराई, छटाई, कटाई और परिवहन इत्यादि के लिए किया जाता है। दीर्घकालिक ऋण जो है, लॉन्ग टर्म जो लोन होते हैं, ये काय के लिए होते हैं, ये कृषि मशीनरी के लिए होते हैं, उपकरण के लिए होते हैं, या सिंचाई में निवेश करने के लिए होते हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो देखो शॉर्ट टर्म जो लोन होते हैं वो बिल्कुल इसीलिए लिए जाते हैं जो हमें खेती से जो पहले की चीज़ें हैं उन्हें पूरा करने के लिए, ठीक है, उन्हें पूरा करने के लिए हम लोग लेते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, जैसे वीडिंग है, सॉर्टिंग है, हार्वेस्टिंग है। और जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं ये जैसे किसी को ट्रैक्टर खरीदना है या कोई मशीन खरीदनी है, तो ये दोनों ही करेक्ट है, बोथ ऑफ द अबव इज करेक्ट। आगे बढ़ो। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। आपको इसमें से जो है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। इसमें से आपको इनकरेक्ट जो है देखना है क्वेश्चन नंबर 12 में। 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये जुड़ा हुआ है किससे, रिलेटेड टू द सलाइन या एल्काली सॉइल। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है इट कंटेन्स एन एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड काफी सारा है। सेकेंड ऑप्शन है ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर प्लांट आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर इजीली थ्रो एंडो हाँ ये लिखा हुआ है टू एब्जॉर्ब वाटर इजीली थ्रो एंडोस्मोसिस, ठीक है, एंडोस्मोसिस इसे बोलेंगे। और ऑप्शन थर्ड है प्लांट ग्रोइंग इन इट आर कॉल्ड हेलोफाइट इन विच न्यूमेटिक फेरो आर फाउंड, न्यूमेटोफेरोज आर फाउंड, ठीक है, ये इंग्लिश में हुआ, हिंदी में देख लो एक बार। एल्कली मृदा से संबंधित तथ्य हैं। इनमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है। इनमें परासरण दाब अधिक होने के कारण पौधे जल को आसानी से अंतरा परासरण द्वारा अवशोषित नहीं कर पाते। इनमें उगने वाले पौधे लवणोभिद कहलाते हैं, जिनमें श्वसन मूल पाए जाते हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सही है, मतलब इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं इनमें कोई भी गलत नहीं है, सब सही है, ठीक है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, इसमें सोडियम क्लोराइड एक्सेसिस होता है, बिल्कुल सही बात है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर और जो एंडोस्मोसिस है उसके माध्यम से जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और खारे पानी में बेसिकली जो पौधे उगते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मेनली जीरोफाइट प्लांट आर ग्रोन मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। हिंदी में मरुभूमि पौधे किस मिट्टी में अधिक उगते हैं, जीरोफाइट इन्हें कहा जाता है। जीरोफाइट वहां उगते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है, पानी जहां पर नहीं होता है, जो मरुस्थलीय इलाके होते हैं वहां पर उगते हैं ये। तो मरुस्थलीय इलाकों में जो मिट्टी पाई जाती है साथियों,
उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए आप हिंदी में देख लेंगे एक बार। चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, ह्यूमस मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका मैं आंसर आपको कर देता हूँ। देखिए ज़ीरोफाइट जो पौधे हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? ज़ीरोफाइट जो पौधे हैं ये आपको मिलेंगे सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल को हिंदी में कहते हैं बलुई, जो बालू वाली मिट्टी होती है। अब इसमें कोई ऑप्शन है नहीं तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो है सही मैच नहीं कर रहा है? ओके, ऑप्शन फर्स्ट देखिए, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, यानी गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन को हम गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन को गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन ही कहा जाएगा हिंदी में। हिंदी में देख लेते हैं एक बार, हिंदी में इसे कहेंगे, हाँ यही कहेंगे हिंदी में, इसको बोलेंगे गोल्डन फाइबर क्रांति। ये किससे जुड़ी हुई है? जूट के प्रोडक्शन से। फिर है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर क्रांति, ये जुड़ी हुई है कॉटन के प्रोडक्शन से। और फिर है ग्रे रेवोल्यूशन, भूरी क्रांति, ये जुड़ी हुई है फर्टिलाइजर से। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो भैया ये सब मैच्ड है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सही है, सब सही है। गोल्डन फाइबर क्रांति जुड़ी है जूट के प्रोडक्शन से, सिल्वर फाइबर क्रांति जुड़ी है कॉटन के प्रोडक्शन से, और ग्रे रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के प्रोडक्शन से। बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर वेराइटी ऑफ बॉटल गार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं, हिंदी में है, इनमें से कौन सी लौकी की एक प्रमुख किस्म है? लौकी की किस्म, बॉटल गार्ड की किस्म पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूसा मेघदूत। ठीक है, याद रखना। अच्छा, कुछ प्याज की जो इम्पोर्टेंट जो किस्म है ना, जो ऑनियन की वैरायटीज़ हैं उनको एक बार देख लो। वो है पूसा लाल, ठीक है, पूसा रत्न, इसके अलावा एक है इसमें अर्का, अर्का प्रगति। ये कुछ प्याज की हैं, एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इनको याद रखना है ना। ये जो दिया हुआ है ना, जैसे पूसा लाल है, पूसा रत्न है, और ये है अर्का प्रगति, ये सब प्याज की हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट फाउंड इन ब्रिंजल। बैगन में इनमें से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन है थायमिन, पैराडॉक्सिन, कोबालमिन या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही जवाब है साइनोकोबालमिन। ठीक है, याद रखना, इसमें जो है साइनोकोबालमिन इसका सही आंसर है। थायमिन की बात करेंगे तो थायमिन को कहा जाता है B1, पायरिडॉक्सिन को कहा जाता है B6, और B1 और B6 इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो साइनोकोबालमिन है ये इसमें नहीं पाया जाता, ये आप थोड़ा याद रखना। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कोबालमिन का जो नॉर्मल नेम है, जैसे इसको मैंने बताया B1 या B6, इसको इस तरीके से क्या बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, येलो वेन मोज़ैक डिजीज इज कॉज्ड बाय द व्हाइट फ्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। यानी पीत वर्ण शिर रोग किस फसल में मक्खी के कारण होता है? येलो वेन मोज़ैक आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक, तो ये जो होता है भैया, ये होता है लेडी फिंगर में, और लेडी फिंगर को हिंदी में हम लोग कहते हैं भिंडी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? ठीक है, एक बार हिंदी में भी देख लो इसको, दोनों में ही देख लेते हैं एक साथ। ये है एमरिली डेजी, लहसुन में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है लेग्यूमिनोसी, ये पी यानी मटर में। फिर है एम्बेली फेरी, कैरेट गाजर में।
और मालवेसी जो है ये है पोटैटो में। कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में जो सही करेक्ट नहीं है ये है ऑप्शन डी। मालवेसी जो है ये पोटैटो, मतलब देखिए मालवेसी क्या है, मालवेसी जो है एक तरीके का एक कुल है, ठीक है, जिससे ये पौधे आते हैं, है ना। तो मालवेसी कुल का जो पौधा है ये आलू का नहीं है। मालवेसी कुल के पौधे जैसे क्या है, जैसे कपास है, कपास जो है मालवेसी कुल का पौधा है, भिंडी है ना। तो ये इसमें मिलेंगे। इसमें क्या दे रहा है, इसमें दे रहा है पोटैटो, तो ये गलत है। अगर यहाँ पे लेडी फिंगर होता तो सही हो जाता। तो ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अ साइकोनस टाइप ऑफ फ्रूट। ठीक, साइकोनस प्रकार के फल इनमें से कौन से हैं। ऑप्शन बनाना, पियर, फिग या गूसबेरी। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिग। फिग माने अंजीर। ठीक है, हाँ। तो ये जो है काफ़ी टाइप के जो है, मतलब पौधों, मतलब ये जो है फलों में टाइप होते हैं। तो साइकोनस टाइप का जो फ्रूट होता है ये होता है फिग। बेरी प्रकार का जो फ्रूट होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेरी प्रकार का फ्रूट होता है बनाना। ठीक है, गूसबेरी की जैसे एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं, दोनों में देख लो। जैसे बनाना जो है ये आपको मिलेगा किस में, बेरी टाइप में। ठीक है, बेरी टाइप का फ्रूट है बनाना। पोम टाइप का जो फ्रूट होता है ये होता है नाशपाती यानी पियर। ठीक, पोम टाइप का। साइकोनस प्रकार का हमने देख ही लिया, फिग होता है। और कैप्सूल टाइप का होता है गूसबेरी यानी आंवला। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भाई। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। खाने योग्य भाग दिए हुए हैं और फल दिया हुआ है। मासल पुष्पासन नारियल में होता है। मासल एरिल लीची में होता है। रसदार टेस्टा सेब में होता है। और कॉन्टिलिडन्स अनार में होता है। यही सब इंग्लिश में दिया हुआ है। फ्लैशी थैलेमस कोकोनट में, फ्लैशी एरिल लीची में, जूसी टेस्टा एप्पल में, या कॉटिलिडन्स ये होता है पोमोग्रेनेट में। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है 20 का। तो 20 का जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन बी। ध्यान रखना, लीची में जो हिस्सा खाया जाता है, जो एडिबल पोर्शन होता है लीची में, उसे हम कहते हैं फ्लैशी एरिल। आप सब लोगों ने लीची खाई होगी, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे फ्लैशी थैलेमस की बात करें या मासल पुष्पासन की बात करें तो ये नारियल नहीं होता है, ये होता है सेब में, एप्पल में। एप्पल में जो हिस्सा खाया जाता है वो कौन सा होता है, फ्लैशी थैलेमस। ठीक है, और फ्लैशी एरिल मैंने आपको बता ही दिया लीची है। ठीक, अगर हम जूसी टेस्टा की बात करें यानी रसदार टेस्टा की बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा अनार में। ठीक है, और कॉन्टिलिडन्स की अगर हम बात करें तो कॉन्टिलिडन्स या एम्ब्रियो ये आपको मिलता है किसमें, नारियल में। यानी अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि नारियल में कौन सा हिस्सा खाया जाता है तो फिर आप बताओगे कॉन्टिलिडन्स। ठीक, या एम्ब्रियो भी इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुमान अनुसार जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक विकास आधार पर कितने % रहेगी। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑन द रियल बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-21 क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 6.5% के आसपास रहने का अनुमान है। ठीक, याद रखना, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22।
According to the Economic Survey 2022-2023, which of the following countries in the sixth largest foreign exchange reserve holder in the world by the end of November 2022? ठीक, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है 2022-23 का। ठीक है, अब आएगा जो वो 23-24 का होगा फरवरी में। अभी तक हमें यही डेटा देखना है। ऑप्शन है यूएई, जापान, इंडिया या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दुनिया में विश्व का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है। छठे की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया, याद रखना। ठीक है, इंडिया जो है विश्व का 6th लार्जेस्ट होल्डर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब होता है कि आपके पास कितने यूएस डॉलर है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा है, छठे नंबर पे। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, what is the increase of export from financial year 2022 to financial year 2023? तो एक्सपोर्ट में कितना इंक्रीज हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2022 से 2023 तक। अभी 2023 से 2024 का डेटा आएगा, लेकिन वो अभी नहीं आया है। जब आएगा तब का तब देखा जाएगा। अभी हमें इसी को ही डिस्कस करना है 2023 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 27.9%। याद रखना, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 टू फाइनेंशियल ईयर 2023 द एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज बाई 27.9%, यानी 2022 से 2023 तक के वित्तीय वर्ष में निर्यात में 27.9% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है, वही पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है भैया 27.9% की। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 24। विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स ग्लोबली, यानी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता देश कौन सा है। भारत, यूएसए, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा इंडिया। याद रखना, इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स ग्लोबली। द प्रोडक्शन ऑफ हैंडसेट हियर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 6 करोड़ यूनिट इन फाइनेंशियल ईयर 2015 टू 29 करोड़ यूनिट इन फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2015 में जो हम फ़ोन बना रहे थे वो बना रहे थे 6 करोड़, और 2021 तक हम बना रहे हैं 29 करोड़। ये 2021 तक का लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, अभी यही आया है। तो कहाँ हम पहले बनाए थे 6 करोड़ साल में, अब बना रहे हैं 29 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा हमने इसको इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हम फ़ोन बना रहे हैं, हर इंसान यूज़ कर रहा है। तो इसकी वजह से हम जो है ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर बन गए। फर्स्ट लार्जेस्ट जो मैन्युफैक्चरर है वो चाइना है। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारा जो है हमें फ़ोन और बनाना है, क्योंकि अभी सबको फ़ोन चाहिए। तो इस वजह से हम जो है सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया में। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने लास्ट, फिर इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एफर्ट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अचीव द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर रही है। पहला ऑप्शन है संतुलित बजट अनुमान, जिससे अनिश्चित काल में सुरक्षा प्रदान सुनिश्चित होती है। दूसरा, मजबूत राजस्व और विवेकपूर्ण व्यय, जिससे राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित होती है। ऑप्शन सी, सकारात्मक विकास, जिससे ब्याज अंतर के साथ सरकारी ऋण स्थिरता सुनिश्चित होती है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इंग्लिश में भी यहां पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, कंजर्वेटिव बजट एजम्पशन विच प्रोवाइड अ बफर इन सर्टेन टाइम्स। ठीक है, ब्यूएंट रेवेन्यू एंड प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर विच इंश्योर फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट डेब्ट सस्टेनेबिलिटी विच इंश्योर अ पॉजिटिव ग्रोथ इंटरेस्ट
डिफरेंशियल, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा जो है सरकार काम कर रही है? फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी कर रही है। ठीक है, तो ये सारे ही काम जो है हम लोग कर रहे हैं। ठीक, अपने जो फिस्कल जो डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, उसको कम करने के लिए। इसी के साथ ये सीरीज हुई हमारी, इसका एक पार्ट खत्म हुआ। अगले जो पार्ट है मतलब 26 से लेकर 50 तक, वो मैं आपको अगले सीरीज में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।